दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों को आर्थिक सर्वेक्षण का लेसन नंबर 3 शुरू कराएंगे। तो ये जो चैप्टर है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है और यहां पर हम बच्चों आपको डिटेल में कराने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, भारत का अगर हम भुगतान से इसकी बात करें यानी कि भुगतान संतुलन की बात करें तो भुगतान संतुलन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी देश का जो भुगतान संतुलन है वो उसकी दृश्य मदों का इसके अलावा अदृश्य मदों का, ये हमने ऑलरेडी बच्चों पढ़ाया हुआ है, और एक पक्षी नियंत्रण मदों का, इसके अंदर अदृश्य मदों का, इसके अलावा पूंजीगत मदों का लेखा है, पूंजीगत मदों का लेखा है। तो इसके जो दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं चालू खाता, और पूंजी खाते में कई सारी मदें, इसको बोलते हैं पूंजी खाता, और दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं भुगतान शेष। यानी कि स्पेशली हम इस चैप्टर में बताएंगे कि भुगतान शेष क्या होता है, भारत का आयात कितना किया है, निर्यात कितना किया है, वस्तुओं का कितना निर्यात किया है, सेवाओं का कितना निर्यात किया है, अंतरण कितने हुए हैं, इसके अलावा एफडीआई कितनी हुई है, लोन कितना लिया हुआ है विदेशों से। तो ये पूरा का पूरा जो समरी है वो इस चैप्टर में आपको मिलेगी, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक पे हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं। ये वाला जो वीडियो है इसमें हम आपको देखिए यहां से लेके यहां तक कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो भी हमारा चालू खाते से रिलेटेड मदें हैं वो आपको इसी वाली वीडियो में मिल जाएगा। चालू खाते से संबंधित जितनी भी जानकारी है, पूंजी खाते से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। यानी कि 2 पार्ट में बनाएंगे, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, और जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगा। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड देखिए कई सारे कोर्सेज जो है वो हम चलाते हैं। ये हमारा स्टोर है, हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वेबसाइट भी है। तो इस पे यूजीसी नेट का, इसके अलावा इग्नू का, बीपीएससी का, यूपीएससी का, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम आपके लिए चलाते हैं। तो आप चाहें तो इनको एक्सेस भी कर सकते हो, सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करें तो हम आपको बेसिकली यही बता रहे थे कि हम इस वीडियो में आप बच्चों को से डिस्कस करेंगे भुगतान से इसके चालू खाते तक की मदों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि भुगतान शेष किसी देश की दृश्य मदों का, अदृश्य मदों का और पूंजीगत मदों का लेखा जोखा है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो हम समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें समझाने की कोशिश की गई है आर्थिक वातावरण, यानी कि विश्व में कैसा वातावरण है, ग्लोबल माहौल कैसा है। तो देखिए, हम जानते हैं कि 2020 में विश्व के अधिकांश देशों ने कोरोना का सामना किया, यानी कि जो विश्व व्यापार है 2020 में कमी आई। लेकिन ऐसा कहा गया है कि 2020 के बाद 2021 में जो वैश्विक व्यापार है उसमें समृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि 2020 में विश्व के अधिकांश देशों ने आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयात निर्यात दोनों ही चीजों पर रुकावट हुई, जिसकी वजह से वैश्विक व्यापार में काफी ज्यादा गिरावट हुई। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें 2019 के मुकाबले, तो 2019 की बात कर रहे हैं बच्चों, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात हम कर रहे हैं, उसके मुकाबले जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 में, उसमें एक तरीके से रिकवरी या उससे ऊपर जाने की स्थिति देखने का ट्रेंड मिला है। यही बात इसमें समझाने की कोशिश की गई है। इसके लिए उन्होंने एक ग्राफ का भी यूज किया है जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये जो है ना ब्लू वाला, ये है वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि 2017 के मुकाबले 2018 में ये गिरा था विश्व व्यापार, और 2020 में इसमें 8.2% की कमी देखने को मिली है एज कंपेयर टू 2019। लेकिन 2019 के बाद इस ईयर में ये 9.1 है और ये 6.1 है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की जगह 2021 की बात करें तो यहां पर ये जो ग्रोथ है ये 10.8% की रही है। यानी कि ओवरऑल आप देखोगे तो काफी ज्यादा ग्रोथ जो है वो वैश्विक व्यापार में देखने को मिली है। तो इसकी क्या वजह रही बच्चों? एक तो सबसे बड़ी वजह ये रही कि आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। आर्थिक गतिविधियां शुरू होने की वजह से जो वैश्विक व्यापार है, विश्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, उसमें वृद्धि देखने को मिली है।
साथ ही साथ 2020 का जो लेवल था वो निचला था। देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज 100 रुपए पर है, 100 रुपए से गिरकर वो 80 पर आ जाए, तो इसका मतलब जो फॉल हुआ वो 20% हुआ। लेकिन अगर 80 से वो पुनः 100 पर आ जाए तो जो ग्रोथ होगी बच्चों वो 25% की होगी, क्योंकि पहले बेस 100 था, 100 से 80 होने का मतलब है कि 20% का लॉस हुआ, और 80 से 100 होने का मतलब है फिर 25% का लॉस गेन हुआ। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि 2020 में जो व्यापार का बेस था, निचला स्तर, वो काफी आधार काफी नीचे था। इसीलिए 2021 में जो वृद्धि है वो परसेंटेज वाइज आपको काफी ज्यादा देखने को भी मिलेगी। सरकार द्वारा राहत पैकेज किए गए, जिससे आप देखोगे पूरे के पूरे वैश्विक बाजार में आपको तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि महंगाई में भी ये कन्वर्ट हुई है, जिसकी वजह से आप ओवरऑल जो वॉल्यूम है, जो वैल्यू है वो आप बढ़ेगी, क्योंकि अब आयात करना और निर्यात करना पहले से ज़्यादा महंगा हो गया है विश्व स्तर पर। परंतु अभी भी देखिए कई सारी चुनौतियां हैं। महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती है, अभी भी अर्थव्यवस्था के सामने। इसके अलावा नए नए कोविड वेरिएंट आ रहे हैं। पहले वो डेल्टा आया, फिर डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन भी आ गया, तो इसकी वजह से भी विश्व व्यापार में आप एक तरीके से समस्या है। इसके अलावा बच्चों यातायात संबंधी बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, क्योंकि जो यातायात है वो काफ़ी महंगा हो गया है, यातायात काफ़ी महंगा हुआ है, तो ये यातायात की वजह से व्यापार करने में दिक्कत आई है। इसके अलावा विश्व के सामने अब आगतों की भी समस्या पैदा हो रही है। आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर की समस्या भारत में बहुत ज़्यादा है। सेमीकंडक्टर मोबाइल से लेके लैपटॉप से लेके टीवी हर जगह यूज़ होता है। भारत सरकार ने एक घोषणा की है कि आप विदेशी सेमीकंडक्टर अगर भारत में करते हैं तो उनको काफ़ी सारी रियायतें दी जाएंगी, और भारत को भी आर्थिक पैकेज की घोषणा की है सेमीकंडक्टर, ताकि भारत में ही बन सके, क्योंकि आने वाले वक्त में जो सेमीकंडक्टर है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। बच्चों भारत की अगर हम बात करें तो बच्चों भारत के व्यापार में सबसे पहले हम देखिए टॉपिक वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तु की। तो वस्तु का मतलब है एक तरीके से कि जो वस्तुएं हैं उनके व्यापार में क्या हुआ है। तो भारत में विकास की बात करें तो कोविड महामारी के पतन, मतलब कोविड महामारी जब आई तो भारत का निर्यात और आयात दोनों में ही आप कमी देखने को मिलेगी। हम निर्यात की बात करें तो निर्यात जो है उसमें सुधार देखने को मिला है। यानी कि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2019-20 में जो हमारा फर्स्ट हाफ था, यानी कि हम कह सकते हैं इसको H1, जो ईयर हाफ है उसका 1, उस दौरान में आप देख सकते हैं 26.5% की वृद्धि हुई है, और 21-22 में व्यापारिक निर्यात जो है वो 47.9% बढ़ा है। यानी कि 20-21 टोटल मिलाकर आप देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो बढ़ा है। 2021-22 में 400 मिलियन का अमेरिकी डॉलर के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 75% तो हमने ऑलमोस्ट पूरा ही कर लिया है। तो यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की जा रही है किस तरीके से निर्यात जो है, भारत का निर्यात में सुधार देखने को मिलेगा। देखिए निर्यात की गई वस्तुओं को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। एक तो है POL, यानी कि पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट। अब आपको पता होना चाहिए भारत जो है वो तेल का एक बहुत बड़ा आयातक देश है, आयात करता है, लेकिन भारत आयात करता है कच्चा तेल और उसको रिफाइंड करके, यानी कि रिफाइंड मतलब हमारे देश में उसका रिफाइंड होता है कच्चे तेल का, हम उसको रिफाइंड नहीं मंगाते। उस कच्चे तेल को फिर हम क्या करते हैं, रिफाइंड करने के बाद उसको बेच देते हैं। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में ये काम होता है, यानी कि POL एक्सपोर्ट में भारत का जो एक हिस्सा ये वाला है। दूसरा है नॉन POL एक्सपोर्ट, यानी कि इसको हम अलग कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्वार्टर वाइज क्वार्टर दिखाया हुआ है, ये POL एक्सपोर्ट है और ये नॉन POL एक्सपोर्ट है। तो 2021 के बाद, यानी कि 2020-21 के क्वार्टर 1 के बाद, क्वार्टर 1 में तो देखिए बहुत शार्प गिरावट आई है। पहले तो ये व्यापार इस तरीके से रहा है, यहाँ पे गिरा, और उसके बाद आप देखिए लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका मतलब भारत जो है, अगर हम प्री कोविड की स्थिति की बात करें, क्योंकि जितने भी कंपैरिजन किए गए हैं वो प्री कोविड स्थिति से किए गए हैं, तो प्री कोविड स्थिति की बात करें तो जो हमारा जो लेवल है वो प्री कोविड स्थिति को पार कर चुका है। यानी कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है वो कोविड स्थिति को पहले के मुकाबले अब ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। बात करें बच्चों एक्सपोर्ट ग्रोथ की, तो ये परसेंटेज में है, आप देख सकते हो जो परसेंटेज ग्रोथ है, यानी कि यहाँ पे लगातार देखिए बहुत शार्प डिक्लाइन था, लेकिन यहाँ पर इस क्वार्टर में जो कि 2020-21 का पहला क्वार्टर है, जहाँ पे कोविड भारत में लॉकडाउन लगा था, उस दौर में टोटल मिलाकर हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली गई। आप देख सकते हो लगभग हम कह सकते हैं एक तरीके से लगभग 35% तक की ग्रोथ नेगेटिव में रही। उसके बाद से आप देखिए तो लगातार ये जो ग्रोथ है ये बढ़ रही है।
इसी के अलावा जो हमारा ओवरऑल हमारा पीओएल एक्सपोर्ट है और नॉन पीओएल एक्सपोर्ट है, दोनों में वृद्धि देखने को मिली है। तो ये बच्चों कुछ आंकड़े हैं जो आपको पता होने चाहिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट है 2020 के बाद वो बढ़ा है। निर्यात में वृद्धि के कई सारे कारण हैं। सबसे पहले बाजार में आर्थिक रिकवरी हुई है, यानी कि 2020 में आर्थिक रिकवरी के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मांग में वृद्धि हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में वृद्धि हुई। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो रुक गई थी, उनकी मांग में वृद्धि देखने को मिली। सरकारों द्वारा राजकोषीय पैकेज के लिए किए जाने के कारण एक तरीके से आप कह सकते हो बचत बढ़ी और लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ी, यानी कि लोग अब ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक बाजार की भी ऊंची कीमतें। अब आप देखिए टोटल मिलाकर आपका हो सकता है कि जो वैल्यू वो जो टोटल क्वांटिटी है वो ना बढ़ी हो, लेकिन प्राइसेस क्योंकि बढ़ गए, इसलिए ओवरऑल जो आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू है वो बढ़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सरकार द्वारा भी कई सारे निर्यात उपाय किए गए। निर्यात में वृद्धि जो है वो पीओएल, जैसा कि हमने आपको बताया, पेट्रोलियम लुब्रिकेंट के साथ साथ जो गैर पीओएल है यानी कि इंजीनियरिंग, रत्न और आभूषण, इन सभी में देखने को मिली है। पेट्रोलियम उत्पाद सर्वाधिक निर्यातक पदार्थ है, यानी कि हम सबसे ज़्यादा जो निर्यात करते हैं वो पेट्रोलियम पदार्थों का ही करते हैं। खरीदते भी पेट्रोल हैं और बेचते भी पेट्रोल सबसे ज़्यादा है। 2021-22 में कृषि निर्यात में भी अच्छा निष्पादन देखने को मिला, यानी कि एग्रीकल्चर में भी गुड परफॉर्मेंस रही है। कृषि तथा संबंधित क्रिया में अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान 23.2% की वृद्धि हुई है और 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह भी देखने में आया है कि समुद्री उत्पाद, भैंसों का मांस, चाय, कॉफ़ी, डेयरी उत्पाद, इन सभी में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हो कि सभी क्षेत्रों में भारत में, खासतौर पे वस्तुओं के क्षेत्र में, सभी में ओवरऑल वृद्धि देखने को मिली है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे हमें बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया जाता है उसमें से पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम उत्पाद है। आप देखिए यहाँ पर जो प्रतिशत की बात करें तो ये 14.9% है, और जबकि वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल आपका 39.5 है। ठीक है जी, ये हमारा है बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसी तरीके से मोती और कीमती पत्थर, लोहा और इस्पात, ड्रग्स, ये सब चीज़ों को आप एक एक करके आप इसको देख सकते हो। यानी कि ओवरऑल हमारा जो निर्यात है उसका ट्रेंड क्या रहा है। तो 10 वस्तुएं भारत में बताई गई हैं, जिसमें से 10वें नंबर पर वस्तुओं का युग दिखाया गया है। लोहा और इस्पात भी आता है, एल्यूमिनियम। तो ये सारी चीज़ों का हम निर्यात करते हैं। बेसिकली बच्चों डेटा से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हम कौन कौन सी चीज़ों का निर्यात करते हैं। तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है पेट्रोलियम उत्पाद का, उसके बाद मोती और कीमती पत्थरों का, तीसरे नंबर पर लोहा और इस्पात आता है, चौथा आता है ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स या आप कह सकते हो बायो जो दवाइयाँ हैं, ये चौथे नंबर पर आती हैं। यहाँ बात करें बच्चों कृषि ग्रोथ की, यानी कि कृषि के क्षेत्र में ग्रोथ का परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है, तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो हमारा 2021 का दौर है इसमें आपका जो ग्रोथ है वो 17.7% तक की रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। और आप देख सकते हो कि वर्तमान में भी 2021 के मुकाबले 21-22 में जो ग्रोथ है वो लगभग 23.2% की रही है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हम काफ़ी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कई सारे एग्रीमेंट किए हैं, वैश्विक लेवल पे हमारे कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं। इन सभी की वजह से भी हमारा निर्यात बढ़ा है। जैसे भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ चीज़ व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता हुआ है। यूरोपियन संघ के साथ हमारा FTA हुआ है। बच्चों CA, FTA, इस सब के बारे में हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला चैप्टर देखोगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, तो वहाँ पे हमने जो क्षेत्रीय व्यापार समझौते नाम से एक टॉपिक करा रखा है, उसमें सब कुछ हमने डिटेल बताई है कि FTA क्या होता है, CEPA क्या होता है। तो ये काफ़ी सारे समझौते हैं जो अलग अलग राज्यों के साथ किए हैं। अगर हम बात करें कि किस देश को हम कितना ज़्यादा निर्यात और आयात करते हैं, तो USA जो है वो हमारा सबसे बड़ा एक तरीके से आयातक है, यानी कि हम सबसे ज़्यादा निर्यात जो करते हैं वो USA को करते हैं। 84 आप कह सकते हैं एक तरीके से 18.4%। इसके अलावा चाइना का नंबर आता है, दूसरे नंबर पे UAE है और तीसरे नंबर पे चाइना है। तो बच्चों इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चन भी, MCQ क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए किसी कंपटीशन में हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा निर्यात हम 2021-22 में किसको कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं हम USA को, उसके बाद UAE को, उसके बाद चाइना को, देन उसके बाद नंबर आता है बांग्लादेश का और देन हांगकांग का। तो ये कुछ ऐसे देश है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं। जर्मनी भी इसमें आया है।
तो ये सारे के सारे हमारे निर्यात से संबंधित डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं शुरू की हैं। यानी कि सरकार की एक योजना है निर्यात उत्पादकों पर शुल्क और करों में छूट। देखिए बच्चे, मैं आपको समझा देता हूं कि अगर देखिए, जो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे तो आपको मुझे नहीं पता आपको समझ में कितना आएगा। देखिए ओके, देखिए मान लीजिए मैं एक वस्तु बना रहा हूं, मान लीजिए मैंने एक्स वस्तु का उत्पादन किया, तो एक्स वस्तु का उत्पादन करने पर मुझे कई सारे कर देने पड़ते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार लेती है, कई सारी राज्य सरकारें लेती हैं और कई सारी स्थानीय सरकारें भी होती हैं, लोकल गवर्नमेंट एमसीडी वगैरह की बात कर रहे हैं बच्चों। दिल्ली में एमसीडी है, हो सकता है किसी और जगह कोई और नगर पालिका हो। तो मान लीजिए उत्पाद जो है वो 100 रुपए का है और 100 रुपए का होने की वजह से इस पर जो कर का भार है, कर जो है हम मान लेते हैं 20 रुपए का है और जो लागत है, एक्चुअल जो कॉस्ट है वो 80 रुपए की आ रही है, यानी करों को हटा दें। तो जब हम निर्यात करते हैं, किसी चीज को निर्यात करते हैं, तो कितने रुपए की चीज मानी जाएगी? उसकी कॉस्ट 100 रुपए की मानी जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो कॉस्ट तो है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो मान लीजिए कच्चा माल खरीदा होगा उस पर टैक्स देना पड़ा होगा, और भी कई तरीके के टैक्स होते हैं, कोई लाइसेंस लेने के लिए टैक्स देना पड़ा होगा। तो बच्चों WTO का ये प्रोविजन कहता है कि करों को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब प्रोविजन इस तरीके का है कि अगर देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO के कुछ प्रोविजन है जिसके तहत आप अपने निर्यातकों को सब्सिडाइज नहीं कर सकते हो एक लिमिट के बाद, लेकिन इस केस में यह कहा गया है कि आप इसको 20 रुपीज रिम्बर्समेंट कर सकते हो और 80 रुपए का जो माल है, यानी कि ओवरऑल जो कीमत मानी जाएगी वस्तु की, वो 80 रुपए ही मानी जाएगी। यानी कि अब प्रतियोगिता में जो वस्तु है वो प्रतियोगिता में 100 रुपए का माल नहीं बिकेगा, बल्कि 80 रुपए का ही माल बिकेगा। अब विदेशी कितना टैक्स लगाता है वो उसके ऊपर है, मान लीजिए 25% टैक्स लगाता है कोई देश, दूसरा देश भी, तो वहां जाके यही वस्तु 125 रुपए की हो जाएगी। अब वहां जाके यही वस्तु अब 100 रुपए की बनेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो फायदा हुआ है, यानी कि अब जो वस्तु 125 रुपए की बनेगी, यानी कर के ऊपर भी कर लग गया, तो इससे बचाने के लिए WTO का ये प्रोविजन है कि इस तरीके की जो छूट है वो मिल सकती है। तो यही बात हमने यहां पे बताई है कि 2021 से ये योजना जो है शुरू की गई है, 1 जनवरी 2021 से इसे लागू किया गया है, जिसको नाम बोलते हैं निर्यात उत्पादकों पर शुल्क और करों में छूट के बारे में। इसके अलावा जिला को निर्यात हब के रूप में विकसित करना, यानी कि प्रत्येक जिले में ऐसे एक आप कह सकते हो प्रत्येक जिले में जिला निर्यात संवर्धन समितियां बनाई गई हैं। इसके अलावा सभी 739 जिलों में संभावित निर्यात क्षमता वाले उत्पाद के संबंधित क्षेत्रों की पहचान की गई, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे निर्यात वस्तुओं की पहचान करने की प्रोविजन किया गया है जो कि निर्यात कर सकती हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसको PLI बोलते हैं, यानी कि 2021-22 में केंद्रीय बजट में PLI स्कीम के लिए 1.97 लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। तो यह क्या बताता है बच्चों, इस स्कीम के तहत ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, जो फार्मास्यूटिकल चीजें बनाते हैं, ड्रग्स है, टेलीकॉम है, दवाइयां हैं, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे, और नेटवर्किंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सबको PLI में जोड़ा गया है। यानी कि सरकार एक तरीके से इनको ज्यादा उत्पाद करने के लिए, ज्यादा वस्तु बनाने के लिए इनको इंसेंटिव देती है, तो ये है प्रोत्साहन करती है इन कंपनियों को। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रोसेसिंग सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल, यानी कि कई देश ऐसे भी हैं जो ओरिजिन का सर्टिफिकेट मांगते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका कोई चीज बेचता है ईरान को, अब अमेरिका ईरान की तो ठनी पड़ी है, तो अमेरिका ईरान जो है वो अमेरिका से बनी हुई कोई वस्तु लेना नहीं चाहता। अब ऐसा भी हो सकता है कि भारत जो है वो अमेरिका से कोई वस्तु खरीदे और उसको ईरान को बेच दे, लेकिन उस केस में अगर ओरिजिन सर्टिफिकेट है तो उस पर ईरान को पता होगा कि कौन सी चीज खरीदी गई। ऐसे भारत भी कर रहा है। भारत भी अगर अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे आप देखोगे तो सभी चीजों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि वो ओरिजिन कंट्री के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि WTO का प्रोविजन तो है कि सरकार नहीं रोक सकती वस्तु बेचने से विदेशों की, लेकिन हम तो रोक सकते हैं। यानी कि हमें अगर पता होगा कि ये वस्तु चाइना की बनी हुई है या अमेरिका की बनी हुई है या जापान की बनी हुई है, तो उसके हिसाब से हम फैसला ले सकते हैं कि हमें कौन सी वस्तु खरीदनी है। इस तरीके का सर्टिफिकेट जारी करने का भी काम अब भारत सरकार करती है।
इसके अलावा एग्जिम बैंक भी खोली गई है, यानी कि भारत सरकार ने अपना जो कैपिटल है वो बढ़ाया है एग्जिम बैंक में 750 करोड़ रुपए और बढ़ाया है 2020-21 में, ताकि एग्जिम बैंक की मदद से जो निर्यातक हैं और निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा एक एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। देखिए, जो निर्यातक हैं उनको ऋण मिलने में दिक्कत आती है, बैंकें उनको ऋण देना नहीं चाहती क्योंकि उनकी हो सकता है कईयों की गुडविल बहुत कम हो, कोई लोग ऐसे हैं जो पोटेंशियल उनमें निर्यात करने की है लेकिन पैसे की समस्या की वजह से वो निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। तो एक कॉर्पोरेशन बनाया गया है जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट होगा ये, ठीक है, एक्सपोर्ट। तो निर्यातकों को ऋण देने में होने वाली जोखिमों से बैंकों को बचाने के लिए एक्सपर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है, जो कि एक तरीके से इंश्योरेंस का काम करता है, यानी कि बैंकों को एक तरीके का ये वचन देता है कि इसका पैसा अगर डूबेगा तो जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी होगी। सरकार द्वारा 4400 करोड़ रुपए का कह सकते हो ECGC, यानी कि इसका शॉर्ट है, लिमिटेड को 2021-22 में से लेकर 2025 के लिए आवंटन किए गए 4400 करोड़ रुपए। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ECGC योजना के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माणकर्ताओं के लिए पूंजीगत वस्तु खरीद बढ़ाने के लिए निर्यात दायित्व 70% से घटाकर 75% कर दिए गए हैं। यानी कि अगर आप कोई पूंजीगत वस्तु खरीदना चाहते हो, इंपोर्ट करते हो, मान लो आप आयात करते हो विदेशों से, मान लीजिए आपने 100 रुपए का आयात किया मशीनों का, तो तभी तो आपको करने दिया जाएगा जब 75% का आप निर्यात भी करो, ठीक है जी। मतलब आप पहले ये 90% था, यानी कि 90% तक आपको निर्यात करना पड़ेगा, अब ये 75% कर दिया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीगत सामान विदेशों से मंगा सकें। इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन योजना में निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना, व्यापार पहुंच, पहल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये सब काम सरकार के द्वारा किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात देश में हो सके। तो यहां तक तो बच्चों हमने वस्तुओं के निर्यात की बात कर ली। अगर हम वस्तुओं के आयात की बात करें तो आयात भी बढ़ा है। महामारी खत्म कोविड-19 से पूर्व जितना हमारा आयात था, वर्तमान में आयात उससे भी ज्यादा हुआ है। यानी कि महामारी कम होने के पश्चात भारत में घरेलू मांग में सुधार हुआ है। घरेलू मांग सुधार होने के परिणाम स्वरूप अगर आप देखोगे तो आयात भी बढ़ा है। यानी कि 2020-21 की बात करें, देखिए ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर की, फर्स्ट हाफ की, अप्रैल 20-21 की बात कर रहे हैं। तो अप्रैल से दिसंबर 21-20 के दौरान जो हमारा आप कह सकते हो एक तरीके से 2019 की तुलना में, एक मिनट हाँ सॉरी, मतलब 2021 में 21-22 होगा ना यहाँ पे, 21-22 में 2020-21 की तुलना में जो हमारा आयात है वो 68.9%, जबकि 19 की तुलना में अप्रैल दिसंबर 19-20 की तुलना में जो है वो 21.9% की दर से बढ़ा है। POL आयात, POL मतलब वही वाला तेल, ऑयल एंड पेट्रोलियम ऑयल एंड लिब्रिकेंट, इसका जो हिस्सा है वो 26.7 है, सबसे ज़्यादा हम इसी का आयात करते हैं। उसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर का आयात हमारा सेकंड नंबर पर है, और गैर POL जो हैं सभी में आयात में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो 3 कैटेगरी है इसकी बच्चों, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इस चीज़ को कैटेगरी वाइज, हम इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। हम जितने भी आयात उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है नॉन POL, नॉन गोल्ड एंड सर्विस सिल्वर इंपोर्ट, दूसरा है गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट, और तीसरा है POL इंपोर्ट। तो POL यानी कि पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट, एक तो ये श्रेणी में है, दूसरा है गोल्ड एंड सिल्वर, तीसरा है नॉन POL, नॉन गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप देख सकते हो बच्चों इस पूरे के पूरे ग्राफ में, दोबारा से बता देते हैं कि ओवरऑल हमारा जो आयात है उसमें देखिए यहाँ पे भी कमी आई 2001 क्वार्टर में, लेकिन उसके लगातार आप देखेंगे तो हमारा जो आयात है वो बढ़ा है, सभी चीज़ों का बढ़ा है, चाहे वो POL का हो, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे वो नॉन POL नॉन गोल्ड का हो, तीनों में वृद्धि देखने को मिली है। अब हम यहाँ पे बात करें तो इसमें मतलब एक तरीके से सापेक्षिक योगदान की बात की गई है, परसेंटेज की बात की गई है। तो आयात वृद्धि में सापेक्षिक योगदान, तो यहाँ पे तो एक तरीके से $1 बिलियन था, यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट में था, यहाँ पे परसेंटेज में दिखाया गया। बात वही है, ये एब्सोल्यूट अमाउंट में, ये परसेंटेज में है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि पहले क्वार्टर में आप देखेंगे तो जो टोटल हमारा इंपोर्ट है वो घटा है, और दूसरे क्वार्टर में भी हमारा इंपोर्ट जो है वो नेगेटिव था, तीसरे में भी, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे तो इंपोर्ट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है।
खासतौर पे 21 के पहले क्वार्टर में, 21-22 के, लेकिन उसके बाद हमारा इंपोर्ट जो है वो घटा है। तो इस तरीके से बच्चों हम इंपोर्ट के बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो इंपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है पेट्रोलियम और कच्चे तेल का। यहाँ पे कच्चे तेल है, याद रखिएगा, जो बेचता है भारत वो पका हुआ तेल बेचता है। सोना और पेट्रोलियम उत्पाद, ये 3 चीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा मोती, कोयला, कोल और विकेट आदि, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं बच्चों जो आपको लर्न कर लेने चाहिए कि भारत कौन कौन सी चीज़ों को आयात करता है। तो आप सबसे ज़्यादा जो आयात करता है वो कच्चा पेट्रोल करता है, इसके अलावा गोल्ड, और तीसरा है पेट्रोलियम उत्पाद। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा आयात किससे करता है। जैसे निर्यात में तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा निर्यात भारत अमेरिका को, उसके बाद यूएई को, और उसके बाद चाइना को करता है। लेकिन इंपोर्ट की बात करें तो भारत जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है भारत, वो चाइना से है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भारत करता है वो चाइना से करता है। दूसरे नंबर पर यूएई आता है, तीसरे नंबर पर यूएसए आता है। यानी कि अगर हम बात करें आयात की तो चाइना, यूएई और यूएसए आता है, जबकि निर्यात की बात करें तो यूएसए, यूएई और चाइना। इस तरीके से बच्चों इस कैटेगरी आप बना सकते हो। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से भारत इंपोर्ट करता है, इराक, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन सभी से भारत का काफ़ी इंपोर्ट है, जो कि परसेंटेज वाइज दिखा रखा है। यूएई का जो परसेंटेज है वो 7.3 है, यूएसए का परसेंटेज 7.2 है, सऊदी अरब से 5% है, इराक से 4.9% है। भारत जो है वो बहुत बड़ा तेल खरीदता है, तो अधिकांश आप देखोगे तो खाड़ी के देशों से भारत बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता रहा है। बात करें बच्चों वस्तुओं के व्यापार की, देखिए वस्तुओं की बात करें, अभी तक हमने सेवाओं, अभी हमने बात किया था, सॉरी वस्तुओं की बात करें, वस्तुओं के व्यापार संतुलन की, यानी कि ओवरऑल हम निर्यात और आयात को कंपैरिजन करके बात करें तो आर्थिक गतिविधियों के कारण, यानी कि जब से आर्थिक गतिविधियां ठीक हुई हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में वृद्धि देखने को मिली है, और भारत का जो घाटा है वो पूर्व कोविड स्थिति को भी पार कर चुका है। यानी कि भारत का जो घाटा है वो कोविड के दौरान जितना घाटा था उसको भी पार कर चुका है, ये ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। अप्रैल दिसंबर 2021 में यह घाटा 142.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल दिसंबर 2020 में यह घाटा 61.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अप्रैल दिसंबर 2019 में यह घाटा जो था वो 125.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो आप देख सकते हो इस बार एक बार इसके बारे में भी यहाँ पर हमने जो बताया है वो ट्रेड बैलेंस बताया है। इसके अलावा ये रेड जो है वो एक्सपोर्ट को बना रहा है और एम जो है वो इंपोर्ट को बता रहा है। तो देखिए लगातार हमारा घाटा बना हुआ है। हम 2020 की बात करें, 2020 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो हमारा घाटा कम था, लेकिन उसके बाद अब देखें तो हमारा घाटा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। काफ़ी बड़ी अमाउंट में हमारा जो घाटा है वो हो चुका है। ग्रोथ बताई गई है 39 की, यानी कि इतने % जो है वो हमारी घाटा जो है वो बढ़ रहा है हर साल। तो यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हो कि 2000 अभी हम बात करें इंपोर्ट की, तो देखिए इंपोर्ट जो है वो यहाँ पे इस दौर में हमारा जो निर्यात था वो ज़्यादा था आयात के मुकाबले वस्तुओं का, लेकिन अब वर्तमान में देखेंगे तो अब जाके हमारा जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा हो चुका है, निर्यात जो है वो हमारा कम हो चुका है। तो अल्टीमेटली हम इसी कंडीशन के अंदर हैं। तो ये बच्चों हमारा ओवरऑल ट्रेड है। यहाँ पर हमें बताया भी है कि हम किस देश से कितना सामान खरीदते हैं, कितना बेचते हैं। तो अमेरिका की बात करें बच्चों, अमेरिका से देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारा डेफिसिट है, अमेरिका से तो हम सरप्लस में हैं, US बिलियन डॉलर, इससे हम सरप्लस में हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो घाटा हुआ है हमारे को वो चाइना से हुआ है, यानी कि भारत जो है वो चाइना से बात करें तो चाइना से बहुत बड़े अमाउंट में निर्यात करता है। निर्यात कितना करता है? 15.6 का निर्यात करता है। ये अप्रैल नवंबर के डेटा है, 2021 की प्रोविजनल डेटा है बच्चों। जबकि हम बात करें बच्चों निर्यात की, तो पहले हम निर्यात करते थे 2020 इसी दौर में, अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान में 13.6, यानी कि हमारा निर्यात तो बढ़ा है, नो डाउट बढ़ा है। लेकिन वहीं आयात की बात करें तो देखिए कितना ज़्यादा आयात बढ़ा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं बच्चों कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इस कोरोना पीरियड में और ज़्यादा बढ़ा, यानी कि हम चाइना पे और ज़्यादा डिपेंडेंट हुए हैं। तो सरकार ने कई सारी पॉलिसी अपनाई, स्वदेशी भावना पैदा की, उसके बावजूद भी चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ा है। और सबसे ज़्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के है, उसके बाद स्विट्जरलैंड के बाद साथ है, उसके बाद इराक के साथ है। यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है हमारा चीन के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, उसके बाद इराक के साथ। तो देख सकते हो आप बच्चों
इन देशों के साथ फायदे की बात करें तो अमेरिका, बांग्लादेश और नेपाल के साथ हमारा जो भुगतान शेष है, सॉरी व्यापार शेष है, वो पॉजिटिव है सबसे ज़्यादा। और नेगेटिव की बात करें तो चीन, स्विट्जरलैंड और इराक के साथ हमारा घाटा जो है वो काफ़ी नेगेटिव में है। तो बच्चों ये तो बात की हमने वस्तुओं की, लेकिन वस्तुएं ही नहीं होती, वस्तुओं के अलावा और भी कई सारे घटक हैं, जिसमें से एक आता है सेवाएं। सेवाओं की बात करें तो बच्चों भारत जो है वो सेवाओं के क्षेत्र में डोमिनेट करता रहा है, और ये डोमिनेंसी का असर ये है कि सेवाओं के क्षेत्र में हमारा जो बैलेंस है वो सरप्लस में रहता है। वस्तुओं में तो हम डेफिसिट में चले जाते हैं, लेकिन सेवाओं में हम सरप्लस में रहते हैं वैश्विक पटल पर। हालांकि अगर आप बात करें तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हुआ है वो सेवा हुआ है। पर्यटन रुका है, भारत में काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं, वो रुके हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सर्विसेज जो हैं वो सबसे नंबर 1 बनी हुई है। उसके अलावा पेशेवर, प्रबंधन और परामर्श सेवाएं नंबर 2 पर हैं, और परिवहन सेवाएं नंबर 3 पर हैं। टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी सरकार ने पैकेज घोषित किया, जिसके द्वारा विकास की संभावना यानी कि सर्विस सेक्टर में देखने को मिली है। तो सेवाओं की आयात की बात करें बच्चों तो सेवाओं का आयात भी बढ़ा है, लेकिन अगर हम ये डेटा के माध्यम से समझें इस बात को तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे बात करें बच्चों स्पेसिफिकली सेवाओं के बारे में, तो 2019-20 में आप देख सकते हो सेवाएं जो हैं वो कितनी थी, और यहाँ पे हमने जो डेटा लिया है वो केवल अप्रैल से दिसंबर का लिया है। यानी कि हम सेवाओं के क्षेत्र में हमारा जो निर्यात है वो बढ़ा है, हालांकि सेवाओं के क्षेत्र में हमारा आयात भी बढ़ा है। तो व्यापारिक क्रियाओं की तेजी की वजह से निर्यात और आयात दोनों में ही वृद्धि देखने को मिली है सेवा के क्षेत्र में। लेकिन अगर आप देखोगे तो भारत में जो निर्यात किया जा रहा है सेवाओं का वो ज़्यादा है, आयात किया जा रहा है कम है, इसीलिए सेवाओं के क्षेत्र में हमें सरप्लस प्राप्त होता है। इस तरीके का बच्चों बात हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेवा निर्यात और आयात में वृद्धि के बारे में कुछ डेटा हमें बताए हुए हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो क्वार्टर वाइज क्वार्टर यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो क्वार्टर है Q1, अब पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये हिस्सा था तब का जब कोविड आया, दिस वन पहला क्वार्टर जो भारत में लगा था, यानी कि हमारा आयात और निर्यात दोनों ही घटे हैं सेवाओं में। लेकिन इस स्थिति को देखिए आप सुधार कर देखने को मिल सकते हो, हालांकि सुधार की जो स्पीड है वो काफ़ी कम है। और उसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप इंप्रूवमेंट आप देख सकते हो, यानी कि ओवरऑल जो है वो इंप्रूव हुआ है निर्यात और आयात दोनों ही। बात करें बच्चों निजी हस्तांतरण की, तो भारत जो है देखिए निजी हस्तांतरण क्या है, भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में बसे हुए हैं, अपने घर पर वो रेमिटेंस भेजते रहते हैं। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है, ऐसा विश्व बैंक की रिपोर्ट की बताती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों भारत में किस तरीके से रेमिटेंस प्राप्त हो रहा है, और पूरे विश्व के सामने हम किस तरीके की हम हैं। तो आप देख सकते हो रेमिटेंस में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है, हम प्री कोविड पीरियड के दौर में ही हैं, यानी कि इस तरीके का हमारा प्री कोविड पीरियड था। Q2 की कंपैरिजन करें इस Q2 से तो लगभग हम एक तरीके से घटे ही हैं। लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन करें यानी कि 2021 के मुकाबले तो हमारी स्थिति में सुधार देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो बच्चों सबसे ज़्यादा मिलता है रेमिटेंस अमेरिका, इंडिया को, उसके बाद चाइना को, उसके बाद मैक्सिको को। इस तरीके से बच्चों 3 देश हैं जो सबसे ज़्यादा वैश्विक स्तर पर रेमिटेंस को प्राप्ति करते हैं। बात करें बच्चों अदृश्य मदों की, देखिए अदृश्य मदें में आपको एक तरीके से तीनों चीज आ जाएंगी। अदृश्य मदें क्या होती है बच्चों मैं आपको समझा देता हूं, मैं आपको एक बार वहीं पे लेके चलते हैं। देखिए अदृश्य मदें जो होती हैं, एक तो होती है वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं बोल सकते हो आप इसको, दूसरा होती है अदृश्य मदें। अदृश्य मदों में 3 चीजें आती हैं, पहला सेवाएं, ठीक है जी, दूसरा आता है अंतरण, और तीसरा आता है साधनाएं। तो ये 3 चीजें मिलाकर बनाती है अदृश्य मदें। तो इसी बात को बच्चों यहां पे समझाने की कोशिश हम करेंगे। अदृश्य मदों की बात करें, देखिए ये हमें डेटा आपको कुछ मिलेगा, डेटा के माध्यम से ही समझते हैं। तो अदृश्य मदों की बात करें तो अदृश्य मदें जो हैं आप देख सकते हो, ये जो ओवरऑल हमें 3 बताई गई हैं, सेवाएं अलग बताया हुआ है, स्थानांतरण अलग बताया, आय अलग बताई हुई है। तो आय के मामले में हम घाटे में हैं, यानी कि 2020-21 की बात करें, ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं बच्चों, 19-20 में हम 17.3 थे, इतना घाटे में थे आय में, ये US बिलियन डॉलर में है, जो कि 2020-21 में हमारा जो घाटा है वो बढ़ के 36 हो गया। अगर हम बात करें बच्चों H1 की, यानी कि हाफ ऑफ फर्स्ट ईयर, तो ये प्रोविजनल है और ये फाइनल डेटा है। तो इसमें हमारा जो व्यय है वो लगभग 17.1 बना हुआ है। स्थानांतरण की बात करें, यानी कि जो ट्रांसफर पेमेंट हमें मिलती है, तो वो
उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, हालांकि ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिली है। इस तरीके से सेवाओं की बात करें तो सेवाओं से जो हमारा पैसा है वो इतना मिल रहा है 1741.8 पिछले साल। अभी जो मिल रहा है 2020-21-22 में जो H1 है उसमें 51.4, और जो अदृश्य मदें हैं यानी कि जो टोटल ओवरऑल जो है, ओवरऑल मतलब तीनों को जोड़कर, वो हमारा मिल रहा है 72.1। तो ये बच्चों सेवाओं के बारे में हमने बात की, यानी कि अदृश्य मदों के बारे में बात की। तो आप एक बार यहाँ पे भी देख सकते हो वस्तुओं सेवाओं का टोटल मिलाकर कितना कितना योगदान है। आप आय की बात करेंगे तो आय तो हमेशा नेगेटिव ही है। ये हिस्सा आय का है, ये हिस्सा जो है वो सेवाओं का है, और ये हिस्सा अंतरण का है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि किस तरीके का ट्रेंड रहा है भारत में। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही करा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक जो जरूरत है वो कर गई होगी इस वीडियो में। और अगली जो वीडियो होगी, देखिए हमने यहां से आपको स्टार्ट कराया था, तो हमने आपको चालू खाते के बारे में डिटेल कर दिया है, पूंजी खाते के बारे में हम आगे डिटेल करेंगे बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको पूरी कोर्स चाहिए यानी कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स चाहिए तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।